बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक सारी डेफिनेशंस को देखेंगे। चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट डेफिनेशन है पेज नंबर 186 पे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगी या फिर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स का क्या मतलब है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब है? शेप्स के लिए जब शेप्स इक्वल हो तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ग्रेंट, यानी कि नंबर्स के लिए इक्वल का वर्ड यूज करते हैं और शेप्स के लिए हम कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज करते हैं। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगी? सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देख लें पेज 186 पे। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट रिटन सिंबॉलिकली, यानी कि सिंबल हमें बताया है कि दो ट्रायंगल्स इस तरह से अगर कॉन्ग्रेंट होंगी तो सिंबल ये यूज करेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट अ करस्पोंडेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द करस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब इसका क्या मतलब है? दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर लेते हैं, हम नेम दे देते हैं इनको ए बी सी एक्स वाई जी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट होने का क्या मतलब है? कॉन्ग्रेंट होने का मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पोंडिंग साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रेंट होंगी और जो करस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब करस्पोंडिंग का क्या मतलब है कि ए सी के करस्पोंडिंग इस ट्रायंगल की एक्स जी वाली साइड बनती है और इसी तरह ए बी के करस्पोंडिंग हमारे पास है एक्स वाई और बी सी के करस्पोंडिंग है वाई जी। तो अगर करस्पोंडिंग साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होगी और करस्पोंडिंग एंगल्स की मेजरमेंट भी इक्वल होगी तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। यानी कि इफ अच्छा, जो यहाँ पे बुक में इन्होंने नेम दिए हुए हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये भी नेम आप दे सकते हैं। इसी तरह आप अपनी तरफ से भी कोई नेम चेंज करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अगर जो ए बी साइड है वो आपके पास कॉन्ग्रेंट हो साइड एक्स वाई के, इसी तरह बी से सी जो साइड है वो कॉन्ग्रेंट हो वाई से जी के, सी ए जो साइड है ये कॉन्ग्रेंट हो साइड जी एक्स के, और इसी तरह जो एंगल्स हैं एंगल ए कॉन्ग्रेंट आ जाए एंगल एक्स के, इसी तरह एंगल बी के करस्पोंडिंग एंगल वाई और एंगल सी के करस्पोंडिंग आ जाएगा एंगल जी। तो दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट होने का क्या मतलब है कि अगर दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पोंडिंग साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो, उनकी मेजरमेंट इक्वल हो यानी कि कॉन्ग्रेंट हो, और जो करस्पोंडिंग एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट भी आपस में इक्वल हो, तो फिर क्या होगा? देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जी। तो साथ आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसी तरह दो ट्रायंगल्स बनाएं, मेंशन करेंगे करस्पोंडिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट है, करस्पोंडिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो फिर क्या होगा? दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। इसी तरह सेकंड डेफिनेशन इसी पेज पे 186 पे लास्ट पे अब कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट पोस्टुलेट है एस ए एस पोस्टुलेट।
अब S स्टैंड्स फॉर साइड एंड A स्टैंड्स फॉर एंगल। साइड, एंगल, साइड पोस्टुलेट। अब सबसे पहले पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप विदाउट प्रूफ ट्रू कंसीडर करेंगे, यानी कि उसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस स्टेटमेंट को हम थ्योरम्स को प्रूफ करने में यूज़ करेंगे। तो SAS पोस्टुलेट देख लेते हैं क्या है। इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि अब देखें यहाँ पे दो साइड्स और उनका जो दरमियान वाला एंगल है उसकी बात हो रही है। इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, उनके दरमियान वाला एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि अब डेफिनेशन लिखने के साथ, इसकी स्टेटमेंट लिखने के साथ आप क्या करेंगे, आप दो ट्रायंगल्स बनाएं, ये आ गई दो ट्रायंगल्स। अब साइड एंगल साइड, यानी कि अगर एक ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल दूसरी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनका जो दरमियान वाला एंगल है उसके अगर इक्वल आ जाए तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। कॉन्ग्रेंट होने का क्या मतलब है? जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट भी इक्वल होगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप नेम दें ABC, कोई भी नेम दे सकते हैं, XYZ, कोई सी दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल, यानी कि इफ़ हम एक साइड कंसीडर कर लेते हैं A से B, कॉन्ग्रेंट आ जाए A से B XY के, इसी तरह B से C कॉन्ग्रेंट आ जाए YZ के, और एक एंगल जो इनके दरमियान में आ रहा है, देखें इनके दरमियान में कौन सा एंगल आ रहा है, ये एंगल, इस साइड की हम बात कर रहे हैं, इसके कॉन्ग्रेंट, ये साइड आ गई इसके कॉन्ग्रेंट, और इनके दरमियान में आने वाला एंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y, एंड एंगल B जो है वो कॉन्ग्रेंट हो एंगल Y के, तो फिर क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी, ट्रायंगल XYZ। जो स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे इन पोस्टुलेट्स की तो उसके साथ आपने इस तरह से ये मेंशन करना है कि अगर दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं, एक एंगल उनके दरमियान वाला, तो क्या होगा, आपके पास दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। पेज 186 के लास्ट पे मेंशन है इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ two sides and their included angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angle of the other then the triangles are congruent। इसी तरह इसके नीचे आपके पास ट्रायंगल्स और मेंशन है इस तरह से। नेक्स्ट पेज 187 पे AS A पोस्टुलेट, यानी कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। अब यहाँ पे क्या है, दो एंगल्स हैं और उनके दरमियान वाली साइड, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे दो साइड्स थी और दरमियान वाला एंगल, और यहाँ पे दो एंगल्स हैं और उनके दरमियान में अगर एक साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट आ गई तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC XYZ। अगर इफ़ दो एंगल्स हैं और उनके दरमियान वाली साइड है, साइड हम कंसीडर कर लेते हैं AB जो है वो कॉन्ग्रेंट है XY के, और एंगल A कॉन्ग्रेंट है X के, B कॉन्ग्रेंट है Y के, एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल X एंड एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल Y। देखें दो एंगल्स हैं और उनके दरमियान वाली साइड है, तो अगर दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड आपस में दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंट होंगी तो फिर क्या होगा, देन ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रेंट आ जाएगी ट्रायंगल एक्स वाई जी के। अब स्टेटमेंट इसकी देख लेते हैं। इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, यहाँ पे बल्कि आप मेंशन करें इफ टू एंगल्स एंड देयर साइड बिटवीन देम, या इंक्लूडेड साइड आप कह सकते हैं, ए एस ए, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड की। इसके नेक्स्ट पेज पे 188 पे क्रॉलरी मेंशन है साइड एंगल एंगल। अब देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एंगल्स तो दो हैं और साइड एक है। यहां पे बात हो रही है कि दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड की। अगर इस तरह से होगा तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। फिर यहां पे देखें, यहां क्या है कि कोई से भी दो एंगल्स और कोई सी एक साइड, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पे उन्होंने सेमी मेंशन किया हुआ है, 188 पे इन्होंने मेंशन किया है कि इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। वैसे तो उन्होंने जो एंगल साइड एंगल है उसमें भी सेम ही मेंशन किया, लेकिन इस पे आप इस तरह से मेंशन करें इफ टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द corresponding two angles and their included side of other triangle then triangles are congruent। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दो एंगल्स और उनके दरमियान वाले साइड की बात हो रही है, यहाँ पे कोई से भी दो एंगल होंगे और एक साइड कोई सी भी। तो यहाँ पे हमने ये लिया दो एंगल्स कंसीडर किए हैं और उनके दरमियान वाली साइड ली है। इसके लिए आप क्या करेंगे, दो एंगल कंसीडर कर लें, साइड कोई और ले लें। साइड आप ए से सी इक्वल रख लें एक्स से जी के, तो वो साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, आप आ जाए पेज नंबर 192 पे साइड 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 पोस्टुलेट। तो ये सिंपल है, तीन साइड्स अगर दूसरी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट होंगी तो फिर क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी कि आप दो ट्रायंगल्स कंसिडर करें, ये आ गई ए बी सी एक्स वाई जी। अगर साइड 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 पोस्टुलेट की बात कर रहा हूँ, अगर ए से बी वाली जो साइड है वो एक्स वाई के कॉन्ग्रेंट हो, बी से सी कॉन्ग्रेंट आ जाए वाई जी के, और सी से ए कॉन्ग्रेंट हो जी एक्स के, तो फिर क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जी। जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट आ जाएगी ट्रायंगल एक्स वाई जी के। इसी स्टेटमेंट में अगर आप साइड्स की जगह पे एंगल्स लिख लें तो एंगल 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 पोस्टुलेट आ जाएगा। इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ थ्री साइड्स, अगर आप साइड्स की जगह मेंशन कर दें इफ थ्री एंगल्स of one triangle are congruent to the corresponding three sides है, तो corresponding three angles of the other than the two triangles are congruent, तो वो फिर पोस्टुलेट बन जाएगा एंगल एंगल एंगल। तो डायग्राम बना के उसमें आप क्या करेंगे कि इफ एंगल ए congruent टू एंगल एक्स, एंगल बी congruent टू एंगल वाई, एंगल सी congruent टू एंगल जी, फिर क्या होगा, देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जी। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट है एच एस पोस्टुलेट पेज 194 पे। एच एस पोस्टुलेट
अब एच एस पॉस्टुलेट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए कंसीडर कर लेते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल होगा कितना 90 डिग्री का। अब साइड्स के नेम हमें पता है, ये है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अब एच एस पॉस्टुलेट क्या है? इन एनी करस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स इफ हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, यानी कि एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और बाकी जो दो साइड्स हैं उनमें से कोई एक साइड दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और करस्पोंडिंग साइड के इक्वल आ जाए तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। स्टेटमेंट देखें, इफ इन द correspondence of two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangles are congruent। यानी कि अगर इनको नेम दे देते हैं, अब वही आप दे सकते हैं नेम या चेंज भी कर सकते हैं। इधर आ गया एक्स वाई जी, यानी कि अगर इफ हाइपोटेन्यूज है बी से सी कॉन्ग्रुएंट हो हाइपोटेन्यूज वाई से जी के, और कोई सी एक साइड यानी कि बेस हो या फिर परपेंडिकुलर, एंड जो ए से बी है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाए एक्स वाई के, तो फिर क्या होगा, देन दोनों जो ट्रायंगल्स होंगी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू दी ट्रायंगल एक्स वाई जी। इसी तरह एच एस पॉस्टुलेट हमने कर लिया। अब चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें आपने ये डेफिनेशंस कर लेनी है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आनी चाहिए, ट्रायंगल की डेफिनेशन आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 9 में हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी की है और ट्रायंगल की डेफिनेशन भी की है। तो ये डेफिनेशंस आप चैप्टर नंबर 9 से कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और डेफिनेशन आप कर लें। यहाँ पे पहले मैं मेंशन कर दूं कि डेफिनेशंस आपने करनी कौन कौन सी हैं। चैप्टर नंबर 11 में आप डेफिनेशन कर लें ट्रायंगल की, ये चैप्टर 9 से आपने कर लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट आप डेफिनेशन कर लें पैरेललोग्राम की और ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की डेफिनेशन बुक पे मेंशन नहीं है तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, नोट कर लें आप। अ ट्रेपीजियम इज अ डेफिनेशन इसकी नोट कर लें। अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऐसी 4 साइड्स वाली क्लोज शेप है जिसकी विद वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, विद वन पेयर ऑफ opposite sides parallel to each other। अब इसकी डायग्राम देखें। एक ऐसी 4 साइड्स वाली शेप है जिसमें सिर्फ एक पेयर ऐसा है जो पैरेलल है, यानी कि ये दो साइड्स जो हैं ये पैरेलल हैं और ये जो दो साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल
नहीं है। तो ऐसी शेप को हम कहेंगे ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। इनको आप नेम दे सकते हैं, ए बी सी डी का नेम दे दें, बी सी डी मेंशन कर सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। इसी तरह नेक्स्ट अब आप आ जाएं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर 12 में डेफिनेशन देख लेते हैं। चैप्टर 12 में फर्स्ट डेफिनेशन आपने करनी है पेज नंबर 216 पे। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट पॉइंट है बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्शन का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपने करनी है जी बाइसेक्शन की, यानी कि बाइसेक्शन में अभी हम किसी लाइन, सेगमेंट या एंगल की बाइसेक्शन की बात नहीं कर रहे, यानी कि जस्ट यहाँ पे बाइसेक्शन की बात हो रही है कि बाइसेक्शन का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। तो यहाँ पे मेंशन है बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसी तरह अब हम बाइसेक्शन करेंगे लाइन सेगमेंट की और एंगल की, यानी कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्शन या बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये चैप्टर के स्टार्ट में भी हैं और इसी तरह चैप्टर की समरी में भी लास्ट 2 पॉइंट्स में ये दोनों डेफिनेशन मेंशन है। बाइसेक्शन के बाद आ गई राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और इसी तरह बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल, एंगल बाइसेक्टर। अब डेफिनेशन के साथ आपने डायग्राम बना लेनी है। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, ए बी कंसिडर कर लें। राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? बाइसेक्टर का मतलब अब हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। राइट बाइसेक्टर वो लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन सेगमेंट ए बी पे अगर परपेंडिकुलर होगी तो वो इसका फिर राइट बाइसेक्टर होगा। यानी कि अब मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को, इसको सी डी का नेम दे दें। जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसको ये लाइन एक तो हाफ कर रही है, दूसरा इसके साथ एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री का, यानी कि यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। साथ आपने मेंशन कर देना सी डी जो है ये लाइन इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। सी डी जो है वो लाइन है और ए बी लाइन सेगमेंट है। डिफरेंस आपको पता है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और जो रे है उसका एक एंड पॉइंट होता है। ये आपको एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है और रे का एक एंड पॉइंट है। इसी तरह बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल, इसकी भी आपने इस तरह से डायग्राम बना लेनी है। एंगल बनाए और यहाँ पे एक रे ड्रॉ करें जो कि इस एंगल को हाफ कर दे, ए ओ बी, इसको आप ओ एम कह लें। यानी कि जो ओ एम है ये इस एंगल को हाफ कर रही है रे, आप मेंशन कर दें
OM is bisector of एंगल AOB। तो डेफिनेशन आपने लिखनी है, राइट बाई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि परपेंडिकुलर है और ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको हाफ कर रहा है। बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल मीन्स टू ड्रॉ अ रे, एक ऐसी रे ड्रॉ की है OM टू डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो रे है OM ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल AOB को। इसी तरह नेक्स्ट अब आप आ जाएं चैप्टर नंबर 13 पे। तो चैप्टर 13 में आपने देख लेना है, बल्कि चैप्टर 13 में डेफिनेशन कोई भी नहीं है, इसके आपने रिव्यू के क्वेश्चंस बस कर लेने हैं। इसी तरह अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट डेफिनेशन है रेशो। तो पेज नंबर 228 पे मेंशन है रेशो A रेशो B इज इक्वल टू A ओवर B इज द कंपैरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज A एंड B। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, या कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, या टू अलाइक क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं। और जो दोनों क्वांटिटीज होती हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ रेशो कहते हैं। तो फर्स्ट आपने रेशो की डेफिनेशन कर लेनी है। इसी तरह सेकंड डेफिनेशन है, रेशो की डेफिनेशन में उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि A रेशो B, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये A और B के दरमियान रेशो है और A और B जो है वो इस रेशो के एलिमेंट्स हैं। रेशो के बाद है प्रपोर्शन। द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अगर दो रेशोज आपस में इक्वल होंगी तो फिर वो एक प्रपोर्शन होगी। फॉर एग्जांपल आप इसके साथ मेंशन करेंगे इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, बल्कि ये डेफिनेशन के साथ मेंशन है। इसी डेफिनेशन के नीचे पेज नंबर 228 पे इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड वाज डिफाइंड एज, नहीं आपने लिखना इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन, और इसके नीचे वाली लाइन आपने लिखनी है इफ से स्टार्ट करें। इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D देन A, B, C एंड D आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन। तो डेफिनेशन के साथ आपने ये जो लाइन है लास्ट पे ये भी लिख लेनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स, अब सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन आप कर लें समरी से इसी चैप्टर की, कि दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने का क्या मतलब है। समरी का लास्ट पॉइंट है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्वी एंगुलर एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गई दो ट्रायंगल्स, अब नेम दे देते हैं A, B, C, X, Y, Z। अब डेफिनेशन क्या है? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्वी एंगुलर, यानी कि इफ एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल X, एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Y, एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Z। इफ दे आर इक्वी एंगुलर एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब उसका क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर मैं साइड्स की रेशो लूं करस्पॉन्डिंग साइड्स की, यानी कि AC के करस्पॉन्डिंग है X, Z, बल्कि इस तरह से स्टार्ट करते हैं AB के करस्पॉन्डिंग X, Y, तो AB ओवर X, Y ये इक्वल आए BC के करस्पॉन्डिंग
कौन सी साइड बन रही है, YZ, इसकी रेशो के, और इसी तरह ये इक्वल आ जाए XZ या ZXCA ओवर ZX, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो हम रेशो ले रहे हैं, ये रेशो है, वो आपस में इक्वल हो। तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, सिमिलर के लिए ये सिंबल यूज होगा इस तरह से, इज सिमिलर टू द ट्रायंगल XYZ। तो सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन लिख के दो ट्रायंगल्स बनानी है, इस तरह से ये मेंशन करके और फिर आपने ये मेंशन करना है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है जी पैथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है पैथागोरस थ्योरम की, फर्स्ट स्टेटमेंट 238 पे मेंशन है पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। फॉर एग्जांपल आपने ये इसकी स्टेटमेंट लिख के इसके बाद आप बनाएं एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी साइड्स को आप नेम दे दें ABC, ये बेस है, या फिर आप ऐसे भी लिख लें, इसको आप लिख लें बेस, जस्ट B भी लिख सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर लिख लें, इसको हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टेटमेंट लिख के डायग्राम बना के आपने ये इस तरह से मेंशन कर देना। इसी तरह नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे देखें कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पैथागोरस थ्योरम ये कह रहा है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब कन्वर्स क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड की लेंथ का स्क्वायर बाकी दो साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो फिर क्या होगा, वो जो ट्रायंगल होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। यानी कि पैथागोरस थ्योरम कह रहा है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कन्वर्स क्या कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर क्या होगा, वो जो ट्रायंगल होगी कौन सी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो इसके साथ आपने इस तरह से मेंशन कर देना है, आप एक ट्रायंगल बनाएं, इधर ABC का नेम दे दें, साथ मेंशन करें कि अगर इफ C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगर ऐसा हो देन फिर क्या होगा, गिवन ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि कन्वर्स के साथ आप ये लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो फिर क्या होगा, ये जो ट्रायंगल होगी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी।
चैप्टर नंबर 15 में आपने ये डेफिनेशंस कर लेनी है। इसी तरह अब आ जाए चैप्टर नंबर 16 पे। चैप्टर नंबर 16, चैप्टर 16 की डेफिनेशन देख लेते हैं। चैप्टर 16 में फर्स्ट डेफिनेशन है पेज 244 पे, एरिया ऑफ अ फिगर। एरिया ऑफ अ फिगर। अब किसी भी शेप के एरिया का क्या मतलब है? द रीजन एनक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज फिगर। कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, जिस तरह से ये बोर्ड की शेप है, रेक्टेंगल। तो इसने जितनी भी ये प्लेस कवर की है, इसकी बाउंड्री लाइंस के इनसाइड ये जितना भी ये पोर्शन बन रहा है, ये इसका एरिया। तो डेफिनेशन हमने क्या की है? द रीजन एनक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। द एरिया ऑफ अ क्लोज रीजन इज एक्सप्रेस इन द स्क्वायर यूनिट। जो एरिया होता है वो उसका जो यूनिट होता है स्क्वायर की फॉर्म में होता है, यानी कि साइड अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। साइड अगर मीटर में गिवन होगी तो जो एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन देख लें। इसके साथ अगर आप मेंशन करना चाहें, रेक्टेंगल बनाएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, आप मेंशन कर सकते हैं एरिया का फॉर्मूला। इसी तरह नेक्स्ट है जी ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन, यानी कि ट्रायंगुलर रीजन का क्या मतलब है? ये आपके पास शेप है ट्रायंगल। अब इसकी बाउंडिंग लाइन के से ये जितना भी ये पोर्शन बन रहा है, ये बेसिकली एक ट्रायंगुलर रीजन है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया? द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज बाय द ट्रायंगल। इंटीरियर क्या है कि ये ट्रायंगल के इनसाइड जो पोर्शन आ रहा है ये ट्रायंगल का इंटीरियर है। अ ट्रायंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर, यानी कि ये बाउंड्री लाइंस और उनके इनसाइड वाले पोर्शन को मिलाएंगे, उनका यूनियन, वो एक ट्रायंगुलर रीजन बन जाएगा। डेफिनेशन लिखे साथ इस तरह से आप डायग्राम बना के हाईलाइट कर दें। इसी तरह नेक्स्ट आप ये लाइन भी मेंशन कर सकते हैं, दी 3 लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। इसके बाद आ गया जी रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन भी सेम है, बल्कि ऑलरेडी हमने रेक्टेंगल बनाई हुई है। द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द रीजन एनक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइंस, यानी कि ये जो बाउंडिंग लाइन के इनसाइड जो रीजन आ रहा है ये रेक्टेंगल का इंटीरियर है। और अगर इसकी बाउंड्री और इंटीरियर का यूनियन कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एक रेक्टेंगुलर रीजन। द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज बाय द रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। नेक्स्ट आप ये लाइन भी मेंशन कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2 ट्रायंगुलर रीजन। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूं तो ये 2 ट्रायंगुलर रीजन बन गए, तो वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप डेफिनेशन के साथ ये भी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं। अल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का अल्टीट्यूड क्या है कि ये पैरेललोग्राम शेप है। अगर आप एक साइड को कंसीडर कर लें बेस और उससे सामने वाली साइड पे से उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी ये अल्टीट्यूड होगा पैरेललोग्राम का। इसको आप
पैरेललोग्राम को ए बी सी डी का नेम दे दें, इसको एक्स वाई का नेम दे दें। एक्स वाई इज द अल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो डेफिनेशन क्या है, इफ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टेकन एज इट्स बेस, एक साइड को बेस कंसिडर कर लें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट साइड एंड द साइड ऑपोजिट पैरेलल टू इट इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि इन दोनों साइड में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये x से y जो है, एक्स वाई इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसी तरह नेक्स्ट है जी अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अल्टीट्यूड का क्या मतलब है, इसी तरह से आप क्या करें, ट्रायंगल की एक साइड को बेस कंसीडर कर लें, सामने वाले वर्टेक्स से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये आपके पास ये जो लेंथ आएगी ये अल्टीट्यूड होगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या मेंशन है, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज टेकन एज इट्स बेस, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि आप मेंशन कर सकते हैं, इसको नेम दें ए बी सी का, इसको एक्स का नेम दे दें या डी का नेम दे दें, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि जो एक्स से सी है इज द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी तरह आप यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे एक्स वाई इज द अल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसी तरह अब नेक्स्ट डेफिनेशन चैप्टर नंबर 17 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 256, पेज 256, चैप्टर नंबर 17 पेज 256 पे कुछ डेफिनेशन मेंशन है, कुछ डेफिनेशन जो हैं वो बुक के लास्ट पे भी मेंशन है। चैप्टर नंबर 17 फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, पेज नंबर 256 पे है डेफिनेशन कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का क्या मतलब है, ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास करेंगी कॉन्करेंट लाइंस होंगी। ये पेज इसी पेज में सेंटर में मेंशन है, 3 or more than 3 lines that lines are said to be concurrent if they all pass through the same point। अब concurrent और congruent में फ़र्क है। ये concurrent का मतलब है कि ये जो lines हैं ये किसी एक पॉइंट से पास कर रही हैं। ये जो लाइंस हैं ये एक पॉइंट, इसको आप ए का नेम दे दें कोई भी, ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द गिवन लाइंस। यानी कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं क्योंकि ये एक पॉइंट से पास कर रही हैं। तो यहाँ पे मेंशन है द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द लाइंस। वो जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन मेंशन है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स, उनको अगर आप बाइसेक्ट करें तो वो जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे कॉन्करेंट होंगे वो बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, अब मैं
इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा हूं, यानी कि हाफ कर रहा हूं। इस एंगल को हाफ कर लिया मैंने, ये इसी तरह इस एंगल को भी हम हाफ कर लेते हैं, ये एंगल हाफ कर लिया हमने, और इस एंगल को भी हम हाफ कर लेते हैं। तो अब ये जिन रेज की हेल्प से मैंने ये एंगल को बाइसेक्ट किया, एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल, तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, तो ये जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट हो रहे हैं, ये जो पॉइंट होगा ये होगा इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इन सेंटर की डेफिनेशन लिखें, साथ डायग्राम बनाएं। हमने डायग्राम किस तरह से बनाई है, ये तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट किया और जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये इन सेंटर है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या है, जहां पे ट्रायंगल की साइड्स के जो बाइसेक्टर हैं, राइट बाइसेक्टर, ट्रायंगल की हम तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये आगे जी ट्रायंगल। अब सर्कम सेंटर कैसे आना है देखें ज़रा, ये ट्रायंगल की साइड का मैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से, थोड़ी सी ये आ गई हमारे पास ट्रायंगल, साइड का मैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, यानी कि एक ऐसी लाइन जो इस साइड पे परपेंडिकुलर भी हो और इसको हाफ भी करे, राइट बाइसेक्टर। इस साइड का राइट बाइसेक्टर ये है, इसी तरह इस साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास आ गया ये वाली साइड का राइट बाइसेक्टर। और इसी तरह जब आप इस साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। तो अब देखें तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखें द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of the sides of a triangle is called the circumcenter of the triangle। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, ये राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो आ जाएगा सर्कम सेंटर। इसी तरह नेक्स्ट आपने अल्टीट्यूड की डेफिनेशन पहले कर लिया ट्रायंगल की, एक डेफिनेशन करें, बल्कि पहले हम कर लेते हैं ये ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, अब जो हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, अगर मैं तीनों अल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आ गई ट्रायंगल, हमने कहा था अल्टीट्यूड किस तरह से आएगा, एक साइड को बेस कंसिडर करें, सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं सामने वाली साइड पे, एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर लें, सामने वाली साइड पे आ जाएगा। तो तीनों अल्टीट्यूड्स, ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। डेफिनेशन मेंशन है, the point of concurrency of three altitudes of a triangle is called the orthocenter। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन पहले आप कर लें मीडियन की, वो बुक के लास्ट पे देखें ज़रा, बुक के लास्ट पे पेज नंबर है जी 291, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन का पता होगा तो फिर सेंट्रॉइड आएगा,
मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अब मीडियन क्या है, हम वर्टेक्स से एक ऐसी रे ड्रॉ करें जो सामने वाली साइड को हाफ कर दे, वो मीडियन होगा। यानी कि अब यहां से मैंने एक ऐसी रे ड्रॉ करनी है जो इसके सामने वाली साइड है ना, ये उसको हाफ कर दे, यानी कि इसके सेंटर से गुजरे। यहां से मैं एक ऐसी रे ड्रॉ कर रहा हूं जो सामने वाली साइड को हाफ करे। इसी तरह यहां से एक रे ड्रॉ कर लें जो सामने वाली साइड को हाफ करे। तो ये मैंने तीनों मीडियन ड्रॉ की हैं, 3 मीडियन ड्रॉ कर लिए हैं। यानी कि वर्टेक्स से एक ऐसी रे जो सामने वाली साइड को, ये देखें ये इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड है, ये जो रे मैंने ड्रॉ किया ये सामने वाली साइड के सेंटर से गुजरे, हाफ करे उसको। ये वाली जो रे है ये सामने वाली साइड को हाफ करे, तो ये मैंने मीडियन ड्रॉ की। तो मीडियन के लिए भी इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे, और जहां पे मीडियन मिलेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 मीडियंस, इसी पेज नंबर 256 का जो लास्ट पॉइंट है, द पॉइंट वेयर द 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड लास्ट डेफिनेशन, सेंट्रॉइड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। यही आपने डायग्राम बना लेनी है। यानी कि पहले मैंने आपको बताया मीडियन क्या, तीनों मीडियन ड्रॉ किए, फिर मीडियन जिस जगह पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे, वो होगा सेंट्रॉइड। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक 9th क्लास की सारी डेफिनेशन कर ली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फी अमानिल्लाह।